तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्री डी ज्यामिति। इसे हम त्रिविमीय ज्यामिति भी कहते हैं। उसका भाग नंबर 2। तो ये हमने नया चैप्टर अभी पिछले ही भाग से शुरू किया है। चलिए इसे शुरू करते हैं। एक सेकंड। अच्छा, अब ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैंने पिछले भाग में आपको पहले ही बता दिया था कि आज हम पढ़ेंगे रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात, जिसे हम डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन कहते हैं। मतलब कि एक रेखा है, तो आप एक इस तरह समझ लीजिए कि वह किस दिशा में जा रही है, और वह उसकी दिशा या फिर उसका अनुपात कैसे पता करेंगे, तो उसी को हम दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात की मदद से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं। तो अध्याय 10 आप पढ़ चुके होंगे, यह मैं आशा करता हूँ। तो अध्याय 10 में स्मरण कीजिए कि मूल बिंदु से गुजरने वाली सदिश रेखा एल द्वारा एक्स वाई और जेड अक्षों के साथ क्रमांश अल्फा बीटा और गामा बनाए गए कोण दिक् कोण कहलाते थे। इसे मैं समझाता हूँ, देख लीजिए। हाँ ठीक है। जैसे मान लीजिए यह एक लाइन है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ से मान लीजिए कोई लाइन ऐसी गई, जिसे हम जैसे मैंने एल बोला है, ठीक है। तो यह लाइन, जैसे ए हो गया मेरा एक्स कोण, यह हो गया मेरा बाई कोण, यह हो जाएगा मेरा डेड अक्ष, सॉरी इसे अक्ष कहते हैं। तो यह हो जाएगा मेरा अल्फा अक्ष, अल्फा कोण। जैसे जो भी कोण मेरी लाइन एक्स अक्ष के साथ बना रही होगी वह होगा अल्फा कोण, ठीक है। और जो भी बाई अक्ष के साथ बना रही होगी उस वह होगा बीटा कोण। और जो भी जेड के साथ बन रहा होगा वह होगा गामा कोड। ठीक है, तो तो इन्हों कोड में को मैंने आपने बता दिया है, तो इन्हीं को हम डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कोड दिक् कोड कहलाते हैं, तो दिक् कोड मैंने आपको बता दिया है। और जब हम तीनों कोडों का, जैसे तीनों कोड दिया गया है, इनका कोस कोस आपको पता ही होगा, ट्रिग्नोमेट्री में आता है। इन तीनों कोडों का, जैसे कोड को मैंने यहाँ पे थीटा मान लिया है, इन तीनों कोडों को जब मैं कोस निकालता हूँ, कोसाइन नामक निकालता हूँ, तो वह एल एल दिक कोसाइन या फिर डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस को मैं डी एस भी बोल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख लीजिए, दिया गया है कि उसे डी सी भी कहते हैं, ठीक है। तो यदि हम एल की दिशा विपरीत कर देते हैं, जैसे मान लो एल की दिशा इस साइड जा रही थी, और मैंने एल की दिशा को विपरीत कर दिया, जैसे पिछली बार मैं आपको बताता हूँ। हम्म, ठीक है। तो एल की दिशा थी मेरी, एल लाइन थी कुछ ऐसे, मान लो मेरी एल की दिशा है कुछ इस साइड ऐसे जा रही है। और मैंने मान लो एल की दिशा को इस साइड कर दिया, इस साइड कर दिया, तो आप देख सकते हैं इसकी दिशा बदल गई है, इसकी दिशा उल्टी हो गई है। और दिशा उल्टी होने की वजह से दिक् कोसाइन के चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे मान लो मेरे दिक् कोसाइन आए थे ए बी और सी, तो एक के इसके चिन्ह क्या हो जाएंगे, माइनस का ए, माइनस का बी और माइनस की सी। यहाँ से हमारे दिक् कोसाइन के चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप दिक् कोसाइन क्या होते हैं वो आप समझ गए होंगे। और जब उनकी लाइन बदल देते हैं तो क्या होता है, देखिए। अब इस उदाहरण की वजह से, मतलब इस डायग्राम की वजह से मैं आपको दिक् कोसाइन को कुछ अच्छे से समझाता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले मुझे दिया गया है हमारा ओ, जिसे हम 0,0 भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने मान लो 0,0 भी मान लिया, ठीक है, ऊपर। तो यहाँ से मुझे एक सीधी लाइन, मतलब एक लाइन एल दी गई हुई है, ठीक है। एक ए लाइन मुझे एल दी गई है, वह रहा हमारा बाई अक्ष। देख लीजिए, हम किसी भी तीनों अक्ष को कुछ भी मान सकते हैं। यह रहा हमारा एक्स अक्ष, यह हो जाएगा जेड अक्ष, ठीक है। तो तीनों अक्ष निकल आए। आप देख सकते हैं ए लाइन जो भी हमारा कोण एक्स अक्ष के साथ बना रही होगी उसे हम अल्फा कोण कहते हैं, ठीक है। जो भी कोण बाई अक्ष के साथ बन रहा होगा उसे हम बीटा कोड बोलेंगे, ठीक है। यह रहा हमारा बीटा कोड। और जो भी जेड अक्ष के साथ बन रहा होगा उसे हम गामा कोड बोलेंगे। तो यहाँ से आपको तीनों कोड समझ में आए गए होंगे कि ये तीनों कोड क्या होते हैं और वह कैसे मिलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एक डिब्बा, मतलब एक कोई भी डिब्बा दिया गया है मुझे, वहां पे एक बिंदु को मैंने 0,0,0 मान लिया है, मतलब कि ओरिजिन मान लिया है। यहाँ से एक्स अक्ष, बाई अक्ष और जेड अक्ष में तीनों कोड, जो भी एल लाइन है, एल रेखा है, वो जो भी कोड बना रही होंगी उसे हम अल्फा बीटा और गामा कोड कहते हैं, ठीक है।
अब आगे देखेंगे। तो आगे हमें दिया गया है, ध्यान कीजिए, ध्यान दीजिए, अंतरिक्ष में दी गई रेखा को दो विपरीत दिशाओं में बढ़ा सकते हैं। इसे मैं देख लीजिए, जो भी मुझे रेखा दी गई है, इसको मैं इस दिशा में बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है, या फिर इस दिशा में बढ़ाता हूँ, ठीक है, दोनों दिशाओं में मैं बढ़ा सकता हूँ। तो और इसके इसलिए इसके दिक् कोसाइन की दो समूह होती हैं। इसलिए अंतरिक्ष में ज्ञात रेखा के लिए दिक् कोसाइन के अतिद्वैत समूह के लिए हमें ज्ञात रेखा का एक सदिश लेना चाहिए। इस अद्वैत दिक् कोसाइन को एल एम एन द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं। तो एल क्या होता है? एल होता है हमारा एक दिक् कोसाइन, दूसरा एम होता है दूसरा दिक् कोसाइन, एन होता है तीसरा दिक् कोसाइन। मैंने आपको बताया था, जब आप इनके अल्फा बीटा और गामा जो भी हमारे कोण आए हैं, जो कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ बन रहे हैं। यह बन रहा है मेरा एक्स अक्ष के साथ, यह बन रहा है वाई अक्ष के साथ, और यह बन रहा है हमारा जेड अक्ष के साथ। तीनों अक्षों के साथ जो भी कोण बन रहे हैं, उनका हम कॉस कॉस निकाल देंगे। मैंने कॉस निकाला, तो वह एल एम एन और एन आ जाएगा। जैसे मान लो अल्फा था मेरे पास, अल्फा को मैंने मान लिया, वह था मेरे पास 90, 90 कोण का, ठीक है, 90 डिग्री था, ठीक है। तो कॉस, आपको पता होगा कॉस 90 कितना होता है? आप मतलब अभी 10th 10 में आप पढ़ ही चुके होंगे। कॉस 90 होता है, कॉस 90 का मान होता है 0। तो यहाँ से हमारा एल जो कि एक दिक् कोसाइन होगा, उसका मान 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम एम और एन भी निकाल सकते हैं। तो ठीक है, एल एम और एन को हमने दिक् कोसाइन के रूप में निर्दिष्ट कर दिया है, ठीक है। अब इसको आगे देखेंगे। तो आगे एक टिप्पणी दी गई हुई है, तो हम टिप्पणी को देखते हैं। तो टिप्पणी में दिया गया है, अंतरिक्ष में दी गई रेखा यदि मूल बिंदु से नहीं गुजरती है। मान लो मेरे पास कोई भी रेखा दी गई है, अ, ठीक है, यह मेरे पास एक रेखा दी गई है, ठीक है। यह रेखा मुझे मान लो इस बिंदु से गुजारनी है, ठीक है, लेकिन यह उस मूल बिंदु से नहीं गुजरती है। तो इसकी दिक् कोसाइन को ज्ञात करके के लिए हम मूल बिंदु से दी गई रेखा के समांतर एक रेखा खींचते हैं। समांतर के लिए आप समझ सकते हैं, उसके जस्ट मतलब जिस दिशा में बह जा रही थी, उसकी दिशा नहीं बदलनी चाहिए। उसकी दिशा देख लीजिए, अभी तो दोनों के बीच की दिशा, दोनों जो भी हमें दोनों रेखा दी गई है, उनके बीच की दिशा एक ही है, ठीक है। तो दोनों की दिशा नहीं बदलनी चाहिए, और हम उसे एक ही जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। अब मैंने मान लो यह रेखा है, यह रेखा को मैंने ए मान लिया, इसी रेखा को मैं यहाँ पर दूसरी जगह रख दूंगा, जिससे वह मूल बिंदु से गुजर जाएगी, और हमें सदिश का दिक् कोसाइन प्राप्त करने में आसानी होगी। तो अब मूल बिंदु से इनमें से एक सदिश रेखा को दिक् अनुपात ज्ञात करते हैं, ठीक है, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपातों का समूह समान होते हैं, ठीक है। तो जब इनकी दिशा एक ही होगी, इनकी दिशा जब भी एक होगी, कोई भी आप दो लाइन ले लीजिए, ए लाइन ले ली मैंने, ए लाइन ले ली, यह हो गई ए, यह हो जाएगी बी। इन दोनों लाइन की अगर रेखा एक है, मतलब दिशा दिशा एक ही है, एक ही दिशा में जा रही हैं, तो इन दोनों लाइनों का, इन दोनों रेखाओं का दिक् अनुपात एक ही होगा, ठीक है। तो दोनों लाइनों का दिक् अनुपात एक ही होने वाला है। अब आगे देखेंगे। तो आगे आप देख सकते हैं, एक रेखा के दिक् कोसाइन में समानुपाती संख्याओं के रेखा दिक् अनुपात या फिर डायरेक्शन रेशियो डीआर कहते हैं, ठीक है। यदि एक रेखा के दिक् कोसाइन एल एम और एन है, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा निकालेंगे, तो एल एम एंड एन आ जाएगा, ठीक है। तो बात दिक् अनुपात ए बी सी, तो यहाँ पे दिक् अनुपातों को हम ए बी और सी से दर्शा रहे हैं। तो किसी शून्यता शून्यता को ऐसे समझाऊंगा मैं, जैसे शून्यता कोई भी हमारी संख्या हो सकती है। जैसे यहाँ पे शून्यता को लैम्डा माना गया है, लैम्डा कुछ भी हो सकता है, लैम्डा हो सकता है 1 2 3, यहाँ से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से आप समझेंगे ए बराबर लैम्डा एल, ठीक है। लैम्डा एल जो भी होगा, वह एल मतलब ए बराबर आपने लैम्डा एल मांगा, तो इसी तरह से बी बराबर लैम्डा एम और सी बराबर लैम्डा एन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा एल एम और एन ये तीनों एक से बड़े नहीं हो सकते। एल होता है, एम होता है और एन होता है। अब कॉस का आपने देखा होगा, यह तीनों हमारे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा से निकाले गए हैं।
तो कॉस का मान कभी भी एक से बड़ा नहीं होता, तो यह तीनों हमारे एक से छोटे ही होने वाले हैं। ठीक है। और ए बी सी हमारा क्या होता है, मान लो मेरे पास एल है 1/2, एम है 1/4, एन है 1/8। तो इन तीनों का जब हम सबसे सरलतम रूप निकालेंगे उसे हम ए बी सी या फिर दिग अनुपात बोलेंगे। जैसे मान लो मैंने इनमें तीनों में 8 का गुणा कर दिया, तो 8 का गुणा करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, 4, 2 और 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए बी सी हम निकाल चुके हैं। तो ए बी सी मैंने निकाल दिया, तो इनका एल एम और एन से क्या संबंध रहेगा, तो एल एम और एन से संबंध रहेगा हमारा 1/8 का। तो 1/8 से हम यहाँ पर हमारा लेमडा हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम लेमडा भी निकाल चुके हैं। मतलब आप इतना समझ लीजिए कि जो भी हमारी संख्या है या फिर जो भी हमारे दिग अनुपात और दिग कोसाइन है, वह एक दूसरे से संबंधित होते हैं किसी भी शून्येतर फंक्शन के द्वारा। ठीक है। तो कुछ लेखक दिग अनुपातों को दिग संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे देखते हैं। तो मान लीजिए एक रेखा के दिग अनुपात ए बी और सी है, और रेखा के दिग कोसाइन एल एम और एन है, तब एल भागे ए बराबर एम भागे बी बराबर एन भागे सी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर यह कैसे आया बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था एल बराबर या फिर ए बराबर, जैसे मैंने मानता हूँ ए बराबर हो जाएगा लेमडा एन, लेमडा एम नहीं, इसे मैं मानूंगा लेमडा एल। तो यहाँ से ए, यहाँ से ये नहीं, यहाँ से मैं लिखता हूँ एल, एल भागे ए क्या आ जाएगा, 1/लेमडा। यहाँ से यहाँ पे आ गया। इसी तरह हम तीनों में निकाल लेंगे, जहां पर होगा बी बराबर लेमडा एम और सी बराबर लेमडा एन। तो यहाँ से मैंने बनवाई जो भी 1/लेमडा होगा, इसको मान लो मैंने के मान लिया। तो यहाँ से तीनों संख्याएं के बराबर हो जाएंगी। यहाँ पर के एक अचर है। एक अचर संख्या आप जानते होंगे कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ। तो एल बराबर हो जाएगा ए के, एम बराबर हो जाएगा बी के और एन बराबर हो जाएगा सी के। क्योंकि मैं यहाँ पर मैंने एल के लिए ए गुणा के कर दिया, और एम के लिए बी गुणा के कर दिया, और एन के लिए सी गुणा के कर दिया, तो यह तीनों आ गई। और जब मैं इनका वर्ग निकालता हूँ, ठीक है, मैंने जैसे इनका वर्ग निकाला, यह हो जाएगा एल की घात 2 जोड़ एम की घात 2 जोड़ एन की घात 2, यह हो जाएगा 1 के बराबर। यह 1 के बराबर कैसे हो गया, यह मैं आपको अगले भाग में समझा दूंगा। ठीक है। तो अब मैंने एल की जगह पर रख दिया ए और के, और एम की जगह पर रख दिया बी के, और एन की जगह पर रख दिया सी के। तो आप देख सकते हैं तीनों में के एक समान है, तो मैंने के को बाहर कॉमन ले लिया। तो और यहाँ पर वर्ग था, तो के की घात 2 यह हमें कॉमन आ जाएगी, और अंदर जाएगा एक ए की घात 2 जोड़ बी की घात 2 जोड़ सी की घात 2, यह आ जाएगा हमारा 1 के बराबर। यहाँ से के का मान क्या निकल आएगा, के का मान निकल आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब कि यह संख्या एक से बड़ी भी हो सकती है, एक के कम भी हो सकती है। मतलब आप इसे समझ सकते हैं कि यह जोड़ मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और बराबर में क्या आ जाएगा, 1/, ऐसे घनमूल कहते हैं, इसे बराबर हो जाएगा ए की घात 2 जोड़ बी की घात 2 जो जोड़ सी की घात 2। तो यह हमारा के जो भी हमारा अचर था उसका मान निकल आया। यहाँ से मैं एल कैसे निकाल लूंगा, एल बराबर आपको ध्यान होगा क्या था, के ए, और एम बराबर था के बी, और एन बराबर था के और सी। तो यहाँ से मैं तीनों में के का मान रख दूंगा, जहाँ पर यह है 1/√, ए की घात 2 जोड़ बी की घात 2 जोड़ सी की घात 2, यह मैं तीनों में रख दूंगा। तो यहाँ से हमारे तीनों दिक् कोसाइन आ जाएंगे, जो कि है एल एम और एन। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आप इसमें ध्यान रखना कि आगे पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब कि दोनों सिंबल आने वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पर हमें दिया गया है किसी रेखा के लिए यदि रेखा के दिक् अनुपात क्रमांक ए बी सी हैं, तो के ए के बी के सी, यहाँ पर के जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, के जीरो नहीं हो सकता। तो भी दिक् अनुपातों का एक समूह है, तो के मतलब कि दिक् ए बी और सी यह भी दिक् अनुपात हो सकते हैं, यह दिक् अनुपात है ही। ठीक है, ए बी सी को हम दिक् अनुपात ही मानते हैं। इसलिए एक रेखा के दिक् अनुपातों के
दो समूह भी समूहपति होंगे। ठीक है। अतः किसी भी रेखा के दिक् अनुपातों के असंख्य समूह हो सकते हैं। मैंने इसे ऐसे बताया था। जैसे मान लो एक रेखा के दिक् अनुपात का 1, 2 और 3। ठीक है, इनको मैं 2, 4 और 6 भी लिख सकता हूँ। यहाँ तक कि मैंने मान लो इसमें अब की बार 3 का गुणा कर दिया, तो यह हो जाएगा 3, 6, 9। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके दिक् अनुपातों के बहुत सारे समूह हो सकते हैं। ठीक है, इसका 1, 2, 3 कितने भी असंख्य समूह हो सकते हैं जब भी मैं इसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। किसी भी नंबर से गुणा करता हूँ, जैसे देख लीजिए इसमें मैंने किसी भी नंबर से गुणा नहीं किया, मतलब 1 से किया, इसमें मैंने 2 से किया, इसमें मैंने 3 से कर दिया। तो जितनी भी बार मैं किसी से गुणा करूंगा या फिर किसी से भी भाग करूंगा, जैसे मान लो मैं इसमें 1, 2 से भाग देता, या फिर 2 से या फिर 3 से भाग दे देता था, तो यहाँ पर विद्युत अनुपातों के समूह आ जाते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यह भी पता चल गया हो कि दिक् अनुपातों के भी बहुत सारे समूह हो सकते हैं। ठीक है, तो अब एक उदाहरण की मदद से दिक् अनुपात हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो एक उदाहरण मैंने यहाँ पे लिया है, जो कि है, जो कि दिया गया है 3i जोड़ 2 के घटक 8 के, यहाँ पर 3, तो आप यहाँ से ए बी और सी जो कि दिक् अनुपात है उन्हें आसानी से निकाल लेंगे। तो आई के आगे जो भी लिखा है, जे के आगे जो भी लिखा है और के आगे जो भी लिखा है, वह हमारे सीधे सीधे दिक् अनुपात हो जाते हैं। तो आई के आगे लिखा है ए बराबर 3, बी बाई के आगे लिखा है बी बराबर 2 और सी के आगे लिखा है माइनस का 8। ठीक है, तो यहाँ से हमारे तीनों दिक् अनुपात आ गए हैं। अब दिक् कोसाइन कैसे निकालें? दिक् कोसाइन मैंने आपको बताया था, या कैसे आते हैं, यह आएगा ए भागे अंडर रूट में ए की घात 2 जोड़ बी की घात 2 जोड़ सी की घात 2। यहाँ से तीनों आ जाएंगे। ठीक है, तो ए मैंने जो कहते हैं यहाँ पे ऊपर रख दिया, नीचे आ जाएगा 3 की घात 2। 3 की घात होता है 2, होती है 9, 2 की घात 2 होता है 4 और 8 की घात 2 होता है 64। तो 64, 4 और 9, इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 77 के बराबर। तो नीचे अंडर 77 तो तीनों में आने वाला है, और ऊपर हम रख देंगे ए बी और सी जिनका मान है 3, 2 और 8। जब हम तीनों का मान रखेंगे तो यहाँ से एल आ जाएगा 3 भागे अंडर रूट 77, एम आ जाएगा 2 भागे अंडर रूट 77, एन आ जाएगा 8 भागे अंडर रूट 77। तो मैंने यहाँ पे एक उदाहरण की मदद से आपको दिक् कोसाइन निकालना और दिक् अनुपात निकालना भी सिखा दिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पे हमारा भाग समाप्त होता हुआ। तो आज हम रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात निकालना सीख चुके हैं कि एक रेखा के दिक् कोसाइन दिक् अनुपात क्या होते हैं, व उन्हें कैसे निकालते हैं। आगे वाले भाग में हम क्या पढ़ेंगे? तो आगे हम पढ़ने वाले हैं रेखा के दिक् कोसाइन में संबंध, मतलब कि रेखा के जो भी दिक् कोसाइन होते हैं उनके क्या आपस में क्या संबंध होते हैं, और इसे हम बोलेंगे रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। ठीक है, दिक् कोसाइन को हम डायरेक्शन कोसाइंस भी बोलते हैं। और उसके बाद दिया गया है हमें दो बिंदुओं को मिलने वाली रेखा के दिक् कोसाइन। जैसे जैसे एक बिंदु मुझे यह दी गई है और दूसरी बिंदु यह दी गई है, इन दोनों बिंदुओं को जब मैं जोड़ देता हूँ तो इस जो भी हमें रेखा बनेगी उसके दिक् कोसाइन व दिक् अनुपात हम कैसे निकालेंगे, इसको भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो इसे भी हम सीखने वाले हैं, इसे हम डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स भी कहते हैं। तो आज के लिए बस यहीं पर खत्म करेंगे। और आप आज का भाग मतलब ये समझ लीजिए पूरी जितना भी थ्री थ्री ज्यामिति पूरी है, वहां पे वेक्टर अलजेब्रा भी आप अभी जो कि सदिश बीजगणित है उसे भी आप पढ़ के आए होंगे। और थ्री ज्यामिति जितनी भी है पूरे में हमारा दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन का प्रयोग होने वाला है। तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, इसे पढ़ के जरूर आएगा अगले भाग में। ठीक है।